वेलकम गाइज टू द चैनल बाय कंसेप्ट विद मी। होप गाइज आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हमारा टॉपिक है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसके बारे में हम गाइज यहाँ पर पूरी डिटेल एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। होल डिटेल हम स्टडी करने वाले हैं। तो गाइज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बिना स्किप किए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है गाइज। तो गाइज सबसे पहला आता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। होता क्या है गाइज, ये काइंड ऑफ डेफिशिएंसी एनीमिया है। डेफिशिएंसी एनीमिया मतलब इसके अंदर किसी चीज़ की, किसी एलिमेंट की यहाँ पर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसके अंदर कमी हो जाती है, ठीक है गाइज। गाइज किस की कमी होती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, वो हम देख रहे हैं। गाइज हम यहाँ पर तीन चीज़ें देखेंगे, तीन चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। अगर उन तीनों में से किसी एक की भी डेफिशिएंसी हो गई तो हम उस कंडीशन को क्या कह सकते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कह सकते हैं, ठीक है। तीन चीज़ें हम बताएंगे। अगर आपके पास विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, तो उस कंडीशन को हम क्या कर सकते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कह सकते हैं। क्लियर गाइस, ठीक है। और गाइस सेकंड है, आपके पास फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी, फोलिक एसिड से आपके पास डेफिशिएंसी होगी, तो उस कंडीशन को भी आप क्या कह सकते हो, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कह सकते हो। थर्ड है गाइस आपके पास परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया क्या होता है गाइस, एक कंडीशन है गाइस जिसके अंदर जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। वैसे इंट्रिंसिक फैक्टर क्या काम आता है, इंट्रिंसिक फैक्टर गाइस जो विटामिन B12 होता है उसके एब्जॉर्प्शन में काम आएगा। जो विटामिन B12 होता है उसके एब्जॉर्प्शन में इंट्रिंसिक फैक्टर काम आता है। तो गाइस इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होएगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अपने आप हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें अगर इनमें से किसी की भी डेफिशिएंसी है तो उसे हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कह सकते हैं। तो गाइस समझ में आया कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आखिर होता क्या है, क्या होता है। इसके अंदर इन तीनों की डेफिशिएंसी हो जाए, 1 of 3, ठीक है गाइस। क्लियर गाइस जी यहाँ तक। अब गाइस स्टोरी ऑफ विटामिन B12 देखते हैं हम। स्टोरी के अंदर क्या देखेंगे गाइस, विटामिन B12 की में हम यहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन देखेंगे। एब्जॉर्प्शन इसका ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है बॉडी के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। पूरा मैकेनिज्म हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सपोज करो गाइज ये एक ह्यूमन बॉडी है। देखो मेरे डायग्राम ज़्यादा अच्छे नहीं बनाने आते। सपोज कर लो एक ह्यूमन बॉडी है। क्लियर गाइस, दिस वन इज ह्यूमन बॉडी, दिस वन इज, ये ईसोफेगस हो गया, ये आपका स्टोमक हो गया, ठीक है, ये आपका डियोडिनम हो गया। क्लियर गाइस, ये डियोडिनम हो गया। अब सपोज करो गाइस, सपोज करो ये आपके पास क्या है, विटामिन B12 किसके अंदर आया, लीफी वेजिटेबल, सॉरी ये आ गया फूड के अंदर विटामिन B12, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स से विटामिन B12 आया। जैसे यहाँ पे आएगा ओइसोफेगस के होते हुए ये कहाँ चला जाएगा, पहले स्टोमक के अंदर। और स्टोमक के अंदर क्या होगा गाइस, स्टोमक के अंदर क्या क्या रिएक्शंस होंगी वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। स्टोमक के अंदर गाइस क्या होता है, जो विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 वो एक एंजाइम होता है हेप्टोकोरिन। कौन सा एंजाइम होता है, हेप्टोकोरिन, उससे बाइंड करता है। अब गाइस हेप्टोकोरिन कहाँ से आया, हेप्टोकोरिन आया कहाँ से, ये गाइस हेप्टोकोरिन सैल्यूरी ग्लैंड रिलीज करती है। कौन रिलीज करती है, सैल्यूरी ग्लैंड, सैल्यूरी ग्लैंड रिलीज करती है। तो गाइस विटामिन B12 हेप्टोकोरिन से बाइंड हो जाएगा, कहाँ पे, स्टोमक के अंदर। क्लियर गाइस, ये बाइंड होके ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ जाएगा, फिर डियोडिनम के अंदर। ये कहाँ आ गया, डियोडिनम, दिस वन इज डियोडिनम, डियोडिनम, ठीक है। विटामिन B12 हेप्टोकोरिन कहाँ पर आ गए, अब डियोडिनम के अंदर आ गए। क्लियर गाइस, डियोडिनम में क्या होता है गाइस, अब डियोडिनम के अंदर क्या होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। डियोडिनम के अंदर ये जो हेप्टोकोरिन है, हेप्टोकोरिन जो है, हेप्टोकोरिन ये इसको कौन रिमूव कर देता है, हेप्टोकोरिन को रिमूव कर देता है। हेप्टोकोरिन इज रिमूव्ड बाय, कौन रिमूव करता है हेप्टोकोरिन को, पैंक्रियाटिक प्रोटीएजेस। जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीएजेस हैं पैंक्रियाज के अंदर, वो इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब गाइस हेप्टोकोरिन जो है वो रिमूव हो गया, ठीक है, रिमूव हो गया तो विटामिन B12 अकेला बच गया। विटामिन B12 अब क्या बच गया, अकेला बच गया डियोडिनम के अंदर। क्लियर गाइस, विटामिन B12 अकेला बच गया तो इंट्रिंसिक फैक्टर आता है कि भाई तुम अकेले क्यों हो, मैं तुम्हारे साथ आ जाता हूँ, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर बोलता है विटामिन B12 को कि भाई आप अकेले क्यों हो, मैं आपके साथ आ जाता हूँ। तो विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर क्या हो गए, अब साथ में आ गए। अब क्वेश्चन आता है जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये कहाँ से आया। इंट्रिंसिक फैक्टर को गाइस पेरिटल सेल ऑफ स्टोमक रिलीज करती है, पेरिटल सेल ऑफ स्टोमक, पेरिटल सेल ऑफ स्टोमक रिलीज करती है, ठीक है। ये सारा काम कहाँ हो रहा है, डियोडिनम के अंदर, डियोडिनम के अंदर ये सारा हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, डियोडिनम के अंदर।
इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड हो गया। क्लियर गाइस। अब गाइस क्या होता है, अब गाइस ये विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स है, ये कहाँ जाते हैं, ये दोनों कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये टर्मिनल इलियम के पास जाएंगे, टर्मिनल इलियम के पास जाएंगे। टर्मिनल इलियम के पास जाए जब गए तो विटामिन B12 का साथ इंट्रिंसिक फैक्टर भी छोड़ देता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पर क्या हो गया, डिस्ट्रॉय, इंट्रिंसिक फैक्टर डिस्ट्रॉय हो गया तो विटामिन B12 फिर से अकेला हो गया भाई, विटामिन B12 फिर से अकेला हो गया। जैसे विटामिन B12 अकेला हुआ तो एक और दोस्त आ गया इसका, क्या नाम है उसका, एक और दोस्त आ गया गाइस, ट्रांसकोबालमिन सेकंड, एक और दोस्त आ गया ट्रांसकोबालमिन सेकंड, ये एक और दोस्त आ गया ट्रांसकोबालमिन सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बना ट्रांसकोबालमिन सेकंड प्लस विटामिन B12 का कॉम्प्लेक्स। ये पोर्टल सिस्टम के थ्रू, पोर्टल सिस्टम के थ्रू ये बहुत सारे आपके जैसे लीवर हो गया, बोन मैरो हो गया, ठीक है, और अदर सेल्स में ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो विटामिन B12 इस तरह से यहाँ पर पूरे ऑर्गन्स के अंदर ये विटामिन B12 जाता है। तो गाइस वापस क्विक रिवीजन करें तो गाइस सबसे पहले विटामिन B12 फूड के अंदर आया। ठीक है, क्विक रिवीजन हम यहाँ पर कौन से पेन से करें, यहाँ पर ग्रीन पेन से क्विक रिवीजन करें। ठीक है, विटामिन B12 सबसे पहले फूड के अंदर आया। फूड के अंदर गाइस इसोफेगस के होते हुए स्टोमक के अंदर गया। स्टोमक में क्या होता है, विटामिन B12 हेप्टोकोरिन के साथ बाइंड करता है। हेप्टोकोरिन कहाँ से आया, सैलिवरी ग्लैंड से हेप्टोकोरिन आया। ठीक है, जैसे ये जो कॉम्प्लेक्स है विटामिन B12 हेप्टोकोरिन, ये ड्यूडेनम के अंदर आ गया। ठीक है, ड्यूडेनम में क्या होता है, हेप्टोकोरिन को पैंक्रेटिक जो प्रोटीजेस होती हैं वो डिग्रेड कर देती हैं, तो विटामिन B12 अकेला बच गया बेचारा। विटामिन B12 अकेला देखकर इंट्रिंसिक फैक्टर बोलता है भाई कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से आया, पैरेटल सेल ऑफ स्टोमक। इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 का कॉम्प्लेक्स देन जाएगा टर्मिनल इलियम के पास। टर्मिनल इलियम जैसे ही गया वहां पर इंट्रिंसिक फैक्टर भी इसका साथ छोड़ देता है। फिर दूसरा दोस्त आता है इसका ट्रांसकोबालमिन सेकंड। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये फिर पोर्टल सिस्टम के थ्रू आपके लीवर के अंदर जाएगा, बोन मैरो के अंदर जाएगा और अदर सेल्स के अंदर, इससे पूरा ट्रांसफर इसका होता है। क्लियर गाइज यहाँ तक सारी चीजें। अब गाइज हम टिश्यू स्टोर्स देखते हैं, मतलब ये कहाँ स्टोरेज होता है विटामिन B12 का, वो हम यहाँ पर देखेंगे। क्लियर गाइज, सबसे पहले हम देखते हैं गाइज लीवर इसका मेन ऑर्गन होता है जहाँ पर यहाँ पर स्टोरेज विटामिन B12 का होता है। कुछ और भी ऑर्गन्स होते हैं जो थोड़ा थोड़ा स्टोरेज कर लेते हैं, जैसे किडनी, हार्ट, ब्रेन, ये भी थोड़ा स्टोर कर लेते हैं। गाइज विटामिन B12 का एक्सक्रीशन जो होता है, जो मेजर लॉस होता है बाइल के थ्रू होता है, और शेडिंग ऑफ इंटेस्टिनल जो एपिथेलियम की जो शेडिंग होती है उनसे भी इसका जो लॉस होता रहता है, एक तो बाइल से और एक इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल की शेडिंग से इनका जो लॉस है वो होता रहता है। अब गाइस फंक्शन देखते हैं कि आखिर विटामिन B12 ऐसा क्या फंक्शन करता है जिससे एनीमिया डेवलप हो जाती है। क्या फंक्शन है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इस पहला फंक्शन होता है इसका मिथाइलेशन। क्या फंक्शन है? मिथाइलेशन ऑफ होमोसिस्टीन का मिथाइलेशन। इस होमोसिस्टीन एक सब्सटेंस है, उसको गाइस ये मिथाइलेशन करके उसको मिथ्योनिन में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है? विटामिन B12 उसको मिथ्योनिन में कन्वर्ट करता है। अब गाइस विटामिन B12 ही नहीं होगा अपने पास, विटामिन B12 ही नहीं होगा तो गाइस ये कन्वर्जन भी नहीं होएगा। और ये गाइस ये कन्वर्जन जो है ये फोलेट जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस ये जब कन्वर्जन नहीं होएगा, जो फोलेट मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। फोलेट मेटाबॉलिज्म क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। गाइस फोलेट मेटाबॉलिज्म जब डिस्टर्ब हो गया तो जो DNA जो सिंथेसिस होएगा वो भी ढंग से नहीं हो पाएगा, तो DNA सिंथेसिस के अंदर डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, DNA सिंथेसिस के अंदर डिफेक्ट आ गया। अगर DNA सिंथेसिस के अंदर डिफेक्ट आ गया तो मेगालोब्लास्टिक मैच्योरेशन हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक मैच्योरेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर गाइस? तो गाइस DNA यहाँ पर, DNA कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, तो विटामिन B12 की वजह से अगर DNA की जो सिंथेसिस है वो डिफेक्टिव हो रही है तो आप देख सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। क्लियर गाइस? अगर सेकंड इंपॉर्टेंस हम देखें इसकी तो ये एक सब्सटेंस होता है मिथाइल मेनालिन कोएंजाइम A। ठीक है, उसको ये कन्वर्ट करता है सक्सिनिल कोएंजाइम में, उसमें कन्वर्ट करता है। किसको कन्वर्ट करता है? मिथाइल मेनालिन कोएंजाइम A को। ठीक है, वही जो सक्सिनिल कोएंजाइम है
वो माइलिन शीथ का कंपोनेंट है, माइलिन शीथ का कंपोनेंट है। अब विटामिन B12 ही नहीं रहेगा, विटामिन B12 यहाँ पर अगर नहीं रहेगा तो सक्सिनिल कोएंजाइम में नहीं बनेगा, सक्सिनिल कोएंजाइम में नहीं बनेगा तो माइलिन शीथ नहीं बनेगी। और गाइस माइलिन शीथ जो है न्यूरॉन्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो माइलिन शीथ नहीं बनेगी गाइस तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, आपकी बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यहाँ पर आपकी टेक प्लेस कर लेंगे। क्लियर गाइस, यहाँ तक सारी चीज़ें। अब गाइस थर्ड हम देखते हैं, थर्ड इसका फंक्शन है जो डायरोडिक मोनोफॉस्फेट जो है, जिसे हम DUTB भी कहते हैं, DUMP सॉरी, उसको गाइस ये कन्वर्ट कर देता है डायरोडिन थायमीन मोनोफॉस्फेट के अंदर। DUMP को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, DTMP के अंदर ये कन्वर्ट कर देता है। क्लियर गाइस। अब गाइस थायमीन इससे ही बन रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस से क्या बनता है गाइस, थायमीन बन रहा है। अगर ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होती है, विटामिन B12 की प्रेजेंस में। अगर इस विटामिन B12 नहीं होएगा तो आपके पास थायमीन जो है, जो थायमीन है वो क्या होएगा, वो नहीं बनेगा। अब गाइस थायमीन एक DNA का इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पता है DNA का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है थायमीन, ठीक है। अब गाइस थायमीन नहीं बनेगा तो DNA का मैचुरेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। अब DNA का मैचुरेशन नहीं होएगा तो DNA किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो DNA का मैचुरेशन नहीं होएगा तो न्यूक्लियस का मैचुरेशन भी नहीं होएगा, न्यूक्लियस मैचुरेशन नहीं होएगा। तो गाइस यहाँ पर एक लाइन है कि न्यूक्लियर मैचुरेशन लैग्स बिहाइंड द साइटोप्लाज्मिक मैचुरेशन। साइटोप्लाज्मिक मैचुरेशन से न्यूक्लियर मैचुरेशन लैग्स बिहाइंड करता है, मतलब पीछे रह जाता है, ठीक है। और गाइस जो साइटोप्लाज्म है उसका मैचुरेशन तो नॉर्मली चलता रहता है। तो गाइस एक वर्ड आता है यहाँ पे, एक वर्ड आता है तो उसकी वजह से यहाँ पर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी हो जाएगी, मतलब उन दोनों में सिंक्रोनी नहीं रहेगी, मेल मिलाप नहीं रहेगा, वो अलग अलग हो जाएंगे, सिंक्रोनी, ठीक है गाइस। सिंक्रोनी, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म सिंक्रोनी होएगा। उससे गाइस क्या होता है, जो प्रिकर्सर सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वो बड़ी हो जाएंगी साइज के अंदर, मेगालोब्लास्टिक इरिथ्रोपोइसिस हो जाएगी, मेगालोब्लास्टिक इरिथ्रोपोइसिस यहाँ पर अकर हो जाएगी। क्लियर गाइस। और आगे बताएंगे हम लैब डायग्नोसिस में कि मेगालोब्लास्टिक इरिथ्रोपोइसिस कैसे होती है। क्लियर गाइस। यहाँ तक साइटोप्लाज्म नॉर्मली रहता है तो साइटोप्लाज्म डिवाइड करता जाएगा जबकि न्यूक्लियस पीछे रहता जाएगा, तो एक साइज बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, मेगालोब्लास्टिक इरिथ्रोपोइसिस कहेंगे। अब गाइस काजेस देखते हैं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी किन किन कारणों से होती है। तो गाइस बहुत सारे काजेस होते हैं। पहले हम देखते हैं गाइस इनएडिक्वेट इंटेक या फिर डाइट। गाइस पॉवर्टी, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारी पॉवर्टी, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज में है, तो उनसे उसके कारण जो है डाइट के अंदर ही विटामिन B12 नहीं है तो आपका ये विटामिन डेफिशिएंसी हो जाएगी। इंक्रीज डिमांड कब बढ़ सकती है गाइस, इंक्रीज डिमांड आपके लैक्टेशन और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो डिमांड बढ़ जाएगी गाइस तो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही, रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी यहाँ पर ऑकर हो जाएगी। थर्ड है गाइस माल एब्जॉर्प्शन, कि आपके पास विटामिन B12 भी है, पूरा आपके पास सप्लाई है और आपके पास डाइट भी जा रही है और डिमांड भी नहीं है, तो गाइस एक और कारण हो सकता है माल एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा। जैसे आपके पास गैस्ट्रिक काज में देखें गैस्ट्रेक्टोमी हो जाएगा। अगर आपके पास गैस्ट्रेक्टोमी हो जाएगा तो गाइस पेरिटल सेल्स से इंट्रिंसिक फैक्टर आता है। पेरिटल सेल कहाँ पाए जाते हैं, स्टोमक के अंदर। जब स्टोमक के अंदर ही डिफेक्ट हो गया तो गाइस जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो कैसे आ पाएगा, तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आएगा गाइस तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हम देखें अगर इंटेस्टिनल काज देखें तो आपके इलियल जो रिसेप्टर है उनका क्या हो जाएगा, इलियल रिसेक्शन हो गया, ठीक है। क्रोन्स डिजीज ये भी एक काज हो सकता है, ठीक है। इलियल रिसेक्शन हो तो हमने बता दिया, वापस लिख दिया ठीक है गाइज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। तो गाइज अब आते हैं क्लिनिकल फीचर पे कि क्या क्या क्लिनिकली हम पहचान सकते हैं। पहले आएगा गाइज एनीमिया यहाँ पर हो जाएगा, और वो एनीमिया कौन सा होगा, मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक मतलब गाइज
मैक्रोसाइटिक का मतलब क्या है कि जो आरबीसी की जो साइज है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीजेस। ठीक है गाइस। क्लिनिकल फीचर, ये किसके हम क्लिनिकल फीचर बता रहे हैं, ये फोलेट के भी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी के भी। ठीक है। सेकंड गाइस पैलरनेस आ जाएगी, फटिगनेस आ जाएगी। ठीक है। थर्ड है गाइस इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस, जो इन्फेक्शंस हैं उनकी रिस्क बढ़ जाएगी। क्लियर। फोर्थ है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे, जैसे SCD हो गया, सीवियर कंबाइंड, सब एक्यूट कंबाइंड एंड डिजनरेशन। ठीक है, ये यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। फिफ्थ बात करें हम, चाहे जॉन्डिस भी हो सकता है, जॉन्डिस अगर है तो भी ये क्लिनिकल फीचर हो सकता है। ठीक है। सिक्स्थ आता है गाइस एंगुलर स्टोमेटाइटिस एंड सेवंथ है गाइस मेलानिन पिगमेंटेशन भी पाया जा सकता है। 8 है स्प्लिनोमेगेली यहाँ पर डेवलप हो सकता है। स्प्लिनोमेगेली किसके अंदर नहीं था, एप्लास्टिक एनीमिया में अंदर स्प्लिनोमेगेली नहीं था। क्लियर गाइस। अब आते हैं गाइस लैब डायग्नोसिस के अंदर, कि लैब डायग्नोसिस के अंदर हमें क्या मिलेगा। गाइस जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाएगा, आपको पता है। ठीक है। गाइस जो रेड सेल्स हैं उनमें क्या हो जाएगा, मैक्रोसाइटोसिस, रेड सेल्स की जो साइज है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर। मैक्रोसाइटोसिस सीन। साथ साथ में गाइस एनाइसोसाइटोसिस हो जाएगी। एनाइसोसाइटोसिस मतलब साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ने को क्या कहते हैं, साइज के अंदर चेंज आ रहा है तो उसे क्या कहते हैं, एनाइसोसाइटोसिस। साथ साथ में पोइकिलोसाइटोसिस मतलब शेप आरबीसी की फिक्स शेप नहीं रहेगी, ओवल शेप से हटकर कोई और शेप हो जाएगी, इलिप्टिकल होगी, कैसी भी होगी। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मैक्रोओविलोसाइट्स शेप आरबीसी की इसकी तरह हो जाएगी, तो उसे क्या कहें, मैक्रो मतलब आरबीसी साइज बढ़ गई, मैक्रो मतलब साइज बढ़ गई, ओव्यूलेटर मतलब उसकी जो शेप है वो भी चेंज हो गई। क्लियर। बेसोफिलिक स्टिपलिंग भी पाई जा सकती है गाइस, बेसोफिलिक स्टिपलिंग रेड सेल्स के अंदर। होल जोल बॉडीज भी प्रेजेंट हो सकती हैं। कैबोट रिंग्स क्या होती है गाइस, कैबोट रिंग्स हम आते हैं। कैबोट रिंग्स गाइस 8 शेप स्ट्रक्चर होती है, किसके अंदर, माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है उसके अंदर उसमें 8 शेप स्ट्रक्चर बन जाती है, उसे क्या कहते हैं, कैबोट रिंग्स। ठीक है। एक गाइस अब आते हैं रेटिकुलोसाइट्स पे। रेटिकुलोसाइट गाइस नॉर्मल हो सकती हैं और या फिर डिक्रीज भी हो सकती हैं। MCV MCH, अब गाइस मैक्रोसाइटिक है तो MCV MCH क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। क्लियर। और MCH से क्या होगा, नॉर्मल। क्लियर। फिफ्थ लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखें तो ल्यूकोसाइट डिक्रीजेस, ल्यूकोसाइट क्या हो जाएंगी, डिक्रीज कर जाएंगी। ल्यूकोसाइट डिक्रीज हो गई। अब गाइस ल्यूकोसाइट कैसे डिक्रीज होगी, आपका थायमिन जो है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 से बनता है, हमने पिछले डिस्कस किया। थायमिन की कमी हो गई विटामिन B12 से, तो थायमिन DNA का पार्ट है तो DNA की कमी हो गई, DNA का मैचुरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है। मैचुरेशन DNA का नहीं होगा तो DNA किसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर। DNA का मैचुरेशन नहीं हुआ तो न्यूक्लियस का मैचुरेशन नहीं होगा, न्यूक्लियस का मैचुरेशन नहीं होगा गाइस तो क्या होगा, मैचुरेशन अरेस्ट हो जाएगा, मैचुरेशन अरेस्ट हो गया। गाइस मैचुरेशन अरेस्ट हो गया तो जो एरिथ्रोइड प्रिकर्सर सेल्स हैं, जो एरिथ्रोइड प्रिकर्सर सेल्स होती हैं गाइस, एरिथ्रोइड प्रिकर्सर मतलब जो आरबीसी बनाती हैं, उनका क्या होगा, मैचुरेशन नहीं हो पाएगा। उनका मैचुरेशन नहीं होगा तो आरबीसी WBC ये सारी चीजें नहीं बनेगी, तो ल्यूकोसाइट्स यहाँ पर इस वजह से कम हो जाती हैं। क्लियर गाइस। और एक चीज और देखने को मिलेगी, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है गाइस इस चीज का। ठीक है। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। सिक्स्थ है गाइस प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स हैं उनकी काउंट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर गाइस। अब गाइस बोन मैरो फाइंडिंग्स हम देखें, बोन मैरो में हमें क्या मिलेगा, बोन मैरो की जो सेलुलरिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब हाइपर सेलुलर बोन मैरो हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस में क्या असर पड़ेगा, क्लियर गाइस। तो गाइस इसके अंदर इरिथ्रोइड हाइपरप्लेशिया हो गया, मतलब जो जो सेल्स हैं जो आरबीसीज बनाती हैं, ये जो प्रिकर्सर सेल है उनकी क्या हो जाएगा, हाइपरप्लेशिया हो जाएगा, मतलब उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ यहाँ पर होने लग जाएगी। क्लियर गाइस। प्रोलिफरेशन उनका बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा। और ये किसकी वजह से हो रहा है गाइस, ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इरिथ्रोपोइसिस के अंदर इसके कारण होता है, मेगालोब्लास्टिक इरिथ्रोपोइसिस के अंदर। बस मेगालोब्लास्टिक इरिथ्रोपोइसिस में होता क्या है एक्चुअली में, एक जो इरिथ्रोइड प्रिकर्सर सेल्स होती हैं जो आरबीसीज बनाती हैं, WBC बनाती हैं, उनके अंदर उनका क्या हो जाता है, मेगालोब्लास्ट, उसको क्या बोलने लग जाते हैं, मेगालोब्लास्ट।
उनकी गाइस साइज जो होती है वो एबनॉर्मली क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी। मेगालोब्लास्ट हम किसको बोल रहे हैं, इरिथ्रोइड प्रिकर्सर सेल्स को, ठीक है। उनकी जो साइज है वो एबनॉर्मल हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी और न्यूक्लिएटेड हो जाएगी गाइस, न्यूक्लिएटेड इरिथ्रोइड प्रिकर्सर सेल, ठीक है। हैविंग न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक जो सिंक्रनी है, एसिंक्रनी यहाँ पर वो शो करेंगे। मतलब क्या है गाइस, जो न्यूक्लियर और जो साइटोप्लाज्म जो डिवीजन है वो एक साथ नहीं हो पाता। जो हमने क्या बताएगा, थायमिन जो था वो डिक्रीज हो गया, थायमिन डिक्रीज हो गया गाइस, तो डीएनए है, डीएनए का जो मैचुरेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो डीएनए किसके अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस का भी मैचुरेशन नहीं होगा। तो गाइस न्यूक्लियर का जो मैचुरेशन है, न्यूक्लियर मैचुरेशन जो है लैग्स बिहाइंड द साइटोप्लाज्मिक मैचुरेशन, साइटोप्लाज्मिक मैचुरेशन से लैग्स बिहाइंड करता है गाइस। और गाइस जो लैग्स बिहाइंड करेगा उसकी वजह से गाइस क्या होता है, यहाँ पर जो मैचुरेशन जो है, जो इरिथ्रोइड प्रिकर्सर सेल का वो मैचुरेशन नहीं हो पाएगा। तो गाइस हम उसको बोलेंगे मैचुरेशन अरेस्ट, मैचुरेशन अरेस्ट। तो गाइस इरिथ्रोइड प्रिकर्सर सेल का मैचुरेशन नहीं होगा, तो गाइस मैचुरेशन नहीं हो पाएगा उनका, तो आपके आरबीसीज, आपके डब्ल्यूबीसीज, आपके प्लेटलेट्स ये नहीं बन पाएंगे। तो ये तीनों गाइस एकदम से क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाएंगे। और इस इरिथ्रोपोएसिस को हम बोलेंगे मेगालोब्लास्टिक इरिथ्रोपोएसिस। तो समझ में आ गया कि मेगालोब्लास्टिक इरिथ्रोपोएसिस हम इसको क्यों कहते हैं। क्लियर गाइस। अब गाइस एक टेस्ट होता है स्किलिंग टेस्ट, वो किसके लिए होता है, स्किलिंग टेस्ट विटामिन B12 डेफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर स्किलिंग टेस्ट होता है। उसके अंदर गाइस हम क्या करते हैं, रेडियो लेबल्ड विटामिन B12 हम देते हैं, ठीक है गाइस। इसके अब हमने रेडियो लेबल्ड विटामिन B12 दिया, अब उससे क्या होता है, दो कंडीशंस होंगी गाइस। उसके देने के बाद में अगर लेस देन 8% एक्सक्रीशन हो रहा है, लेस देन 8% एक्सक्रीशन इन 24 आवर, मतलब एक्सक्रीशन कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो हमने विटामिन B12 दिया वो क्या हो गया, काम आ गया, तभी तो एक्सक्रीशन नहीं हो रहा उसका, तो वो काम आ गया गाइस, वो काम आ गया, मतलब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी थी तभी तो काम आ गया, ठीक है। अगर एक्सक्रीशन कम हो गया तो हम उससे हम पता कर सकते हैं कि उसकी विटामिन B12 की क्या है, डेफिशिएंसी हमारे पास है। अगर ग्रेटर देन 8% एक्सक्रीशन हो गया गाइस, मतलब जो विटामिन B12 हमने दिया वो कोई काम का नहीं है, और काम का कब नहीं होगा, जब विटामिन B12 आपके पास इनफ है, ठीक है। ग्रेटर देन 8% एक्सक्रीशन है तो नॉर्मल, ठीक है। दूसरी स्टेप क्या होती है गाइस, दूसरी स्टेप क्या होती है, रेडियो लेबल्ड विटामिन B12 प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर हम देते हैं। क्लियर गाइस। अब गाइस एक्सक्रीशन अगर इंप्रूव हो गया, एक्सक्रीशन का इंप्रूवमेंट हो गया, एक्सक्रीशन इंप्रूव हो गया तो हमें पता चल सकता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी थी। कैसे गाइस, अगर एक्सक्रीशन इंप्रूव होने से इसके क्या रिलेशन है, कैसे एक्सक्रीशन क्यों इंप्रूव हुआ, एक्सक्रीशन क्यों इंप्रूव हुआ, क्योंकि जो बॉडी के पास सफिशिएंट विटामिन B12 है, ठीक है, सफिशिएंट विटामिन B12। गाइस सफिशिएंट विटामिन B12 क्यों हुआ, क्यों, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हुआ होगा तभी तो सफिशिएंट विटामिन B12 हुआ। तो एब्जॉर्प्शन क्यों हुआ गाइस, इंट्रिंसिक फैक्टर है तभी तो एब्जॉर्प्शन हुआ होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर जब प्रेजेंट है तभी तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हुआ, तभी विटामिन B12 इनफ अमाउंट में हुआ, और इनफ अमाउंट में विटामिन B12 है तो हमने जो विटामिन B12 दिया उसका एक्सक्रीशन ज़्यादा होएगा, तो एक्सक्रीशन इंप्रूव हुआ, तो इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी थी। इससे हमें क्या पता चलता है कि बॉडी के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी थी। क्लियर गाइस। और एक्सक्रीशन अगर सेम है तो मेल एब्जॉर्प्शन हमें पता चलता है कि बॉडी के अंदर मेल एब्जॉर्प्शन था। क्लियर गाइस सारा। अब गाइस हम करते हैं फोलेट जो डेफिशिएंसी है, फोलेट डेफिशिएंसी कैसे होती है गाइस। जो फोलिक एसिड का जो सोर्स है वो होता है आपका प्लांट्स हो गए, लीफी वेजिटेबल्स होगी, डिफरेंट प्लांट्स, आपके जो बैक्टीरियाज हैं वो भी फोलिक एसिड सीक्रेट करते हैं, कुछ एनिमल्स टिश्यूज में भी फोलिक एसिड पाया जाता है। क्लियर। एब्जॉर्प्शन गाइस कैसे होता है, इसका मेटाबॉलिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। एब्जॉर्प्शन गाइस ड्यूडेनम और अपर जीजनम में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। जीजनम मेनली यहाँ पर पाया जाता है, उसके अंदर एब्जॉर्प्शन होगा जीजनम के अंदर, ठीक है। होता गया गाइस जो फोलिक एसिड होता है ये किस फॉर्म में होता है, पॉलीग्लूटामेट। पॉलीग्लूटामेट गाइस इनएक्टिव फॉर्म है, इसको एक्टिवेट होना पड़ेगा, ठीक है। फोलिक एसिड किस फॉर्म में, पॉलीग्लूटामेट। पॉलीग्लूटामेट जो है ये फोलेट कंजुगेज एक एंजाइम होता है, उससे ये कन्वर्ट हो जाता है मोनो एंड डाइग्लूटामेट्स, मोनो एंड डाइग्लूटामेट के अंदर, ये एक्टिव फॉर्म होती है गाइस।
और ये जैसे कन्वर्ट हुआ ये एसिमिलेट होने चल जाते हैं बहुत जल्दी, एसिमिलेट होने चल जाते हैं बहुत जल्दी। क्लियर गाइस? तो मोनो एंड डाइग्लूटामेट देन क्या होता है गाइस, ये फर्दर रिडक्शन शो करते हैं। फर्दर रिडक्शन म्यूकोसल जो सेल होती है उसके अंदर ये फर्दर रिड्यूस होकर क्या बना लेते हैं, THF टेट्रा हाइड्रोफोलेट ये बना लेते हैं। बस टेट्रा जो हाइड्रोफोलेट जब बना लिए तो ये जो टेट्रा हाइड्रोफोलेट है ये प्लाज्मा के अंदर क्या करेगा, फिर सर्कुलेशन करेगा प्लाज्मा के अंदर। जैसे ये प्लाज्मा के अंदर सर्कुलेट किया, किसके, अगर सर्कुलेशन जो प्लाज्मा के अंदर करता है ये तो THF के फॉर्म में नहीं करता, ये मिथाइल THF के फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर सर्कुलेशन करेगा। अगर जैसे ही ये सर्कुलेशन करता करता एक सेल के अंदर जैसे ये पहुंच गया, अपने डेस्टिनेशन पे जैसे ही पहुंच गया, तो सेल के अंदर पहुंचने पे ये वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पॉलीग्लूटामेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर गाइज? यहाँ तक सारी चीजें, पूरा सिस्टम यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, सेल के पास पहुंचा तो क्या कंडीशन हुई। क्लियर? अब गाइज नेक्स्ट आते हैं पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया में गाइज क्या होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। यहाँ पर क्या होता है, इंट्रिंसिक जो फैक्टर है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। क्या बन जाती है, एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडीज है 3 तरीके से बन सकती हैं। एंटीबॉडी टू पेरिटल सेल्स, जो पेरिटल सेल्स जो प्रोड्यूस कर रही है इंट्रिंसिक फैक्टर, उनके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएंगी तो गाइस पेरिटल सेल जो इंट्रिंसिक फैक्टर उसको सिक्रेट नहीं कर पाएगी। सेकंड है गाइस ब्लॉक बाइंडिंग ऑफ, जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है और जो विटामिन B12 है उसकी जो बाइंडिंग है उसको ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएंगी तो उसको बाइंड नहीं होने देंगी। ठीक है, एक एंटीबॉडी जो बनती है वो क्या करती है गाइस, ब्लॉक बाइंडिंग ऑफ विटामिन B12 जो इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स बनता है उसको जो इलियक रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होने देती। जो हमने मेटाबॉलिज्म में पढ़ा कि विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर ये कहाँ जाते हैं, देन इलियक रिसेप्टर पे। इलियक रिसेप्टर पे देन एक्शन शो करेंगे। तो गाइस ये विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर को इलियक रिसेप्टर पर जाने ही नहीं देती, तो क्या विटामिन B12 का जो है मैकेनिज्म नहीं हो पाएगा पूरा और विटामिन B12 डेफिशिएंसी यहाँ पर हो जाएगी। क्लियर? क्लिनिकल में देखेंगे इस एट्रोफिक ग्लोसाइटिस हो जाएगा क्लिनिकली। ठीक है, और एक और कंडीशन हो जाएगा बीफी टंग्स। ठीक है, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लंग्स भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो गाइस ये पूरा हमने विटामिन B12 मेटाबॉलिज्म देखा, फोलेट मेटाबॉलिज्म देखा, कैसे क्या होता है, सारी हमने डिस्कस की। तो गाइस ये पूरा हुआ यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस ये वीडियो। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हैं, ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियोस आती रहें। ठीक है गाइस, तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।